नमस्कार दोस्तों, ISPCS केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये क्विक रिवीजन के लिए वीडियो बनाया गया है, जिसमें अभी जो वीडियो देख रहे हैं आप, ये बिहार स्पेशल का वीडियो है। ये पहला वीडियो है, अगले 1 और 2 वीडियो में पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, इस वीडियो में बिहार का सामान्य परिचय और पूरा का पूरा इतिहास, मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। बिहार परिचय की बात की जाए तो मैंने इस पर एक वीडियो बहुत अच्छे से बनाया है, मैप के साथ, मैप की हेल्प से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, ठीक। उसके बाद इतिहास देखते हैं। हमारा पर्पस क्या है? रिवीजन, ठीक। तो डिटेल्स में देखना है तो नीचे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो सामान्य परिचय में क्या है कि नाम, चलिए, बिहार है। स्थापना दिवस कब मनाया जाता है बिहार का? 22 मार्च को, क्योंकि इसी दिन उड़ीसा के साथ बिहार अलग हुआ था बंगाल से, ठीक है। 1912 में। आगे मिल जाएगा। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1913 को, पटना उच्च न्यायालय के, ठीक। अब चलिए आगे देख लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है कौन सा है? तीसरा स्थान है, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है, और अगर केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लिया जाए तो 13वां है, ठीक है। सामान्य वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? 1205 मिलीमीटर, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और औसत वर्षा दिवस, मतलब कितने दिन वर्षा होती है यहाँ पर औसतन एक साल में? लगभग 52.5 दिन, ठीक है। नेक्स्ट। ओ सॉरी, यहाँ की जलवायु की बात की जाए तो मानसूनी है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये इंपॉर्टेंट है, किशनगंज। सबसे कम वर्षा, ये इंपॉर्टेंट है, अरवल। सर्वाधिक औसत आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कहाँ पर है? सुपौल में, ठीक है। नेक्स्ट। अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए, 1 मिनट, तो ये है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, ऐसे याद रख लीजिए। 24 20, मतलब 24 20 10। देखिए 24 से 27 पे जाना है, और इस 20 और 10 को ऐसे 10 दूना 20 याद रख लीजिए। ये 31 15 को ऐसे 15 दूनी 30, थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब एक ज़्यादा है। ऐसे कैसे भी दिमाग में सेट कर लीजिए, वहाँ पर मैंने ट्रिक से बताया है, यहाँ बस देख लीजिए मोटा मोटी, ठीक है ना। अक्षांशीय विस्तार मतलब ऐसे है, ऐसे, और देशांतरीय मतलब ऐसे, ठीक है ना। देखिए देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो देख लीजिए, 83 19 50 से लेकर 88 17 40 तक, ठीक। क्षेत्रफल कितना है ये याद रख सकते हैं, 94 163, 94 163 मोबाइल नंबर की तरह, ठीक है। लंबाई की बात की जाए, उत्तर से दक्षिण ऐसे 345 है, और ऐसे कितना है? चौड़ाई, चौड़ाई है 483, ठीक है। ये तो आसान है, 3 4 5, ये 4, ये 4 दूनी 8, इधर 3 है, ठीक है। शहरी क्षेत्रफल, ग्रामीण क्षेत्रफल, ये रहने दीजिए। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है ये याद रख लीजिए, 2.86। मैं वही बातें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 173 फीट। आगे। राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो पीपल है। पुष्प की बात की जाए राजकीय तो गेंदा है। राजकीय पशु की बात की जाए तो बैल है। राजकीय पक्षी है गौरैया। और राजकीय भाषा है हिंदी। दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है, ठीक है। राजकीय मछली की बात की जाए तो मांगूर है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। जनसंख्या की बात की जाए तो कुल जनसंख्या जो है ना, 2011 जनगणना के अनुसार इतना है, 10 40 99 452। मोबाइल नंबर की तरह याद रखिए, तभी याद रह पाएगा। ये इंपॉर्टेंट भी है, पूछा हुआ भी है। 10 40 99 452, ठीक है। ये रहने दे सकते हैं। घनत्व याद रख लीजिए, 1106 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, साक्षरता दर जो है 61.8% है, जिसमें पुरुषों की है 71.2 और महिलाओं की है 51.5%, ठीक है। दृष्टीय वृद्धि दर याद रख लीजिए, 25.42, ठीक। नेक्स्ट। हाँ, लिंगानुपात की बात की जाए तो 918 लिंगानुपात है, और सीसी लिंगानुपात 935। 918 मतलब 100 पुरुषों पर 918 महिला है, ठीक है। ओके। अब क्या, हाँ ठीक है, बाकी चीज़ आप देख सकते हैं, देखना चाहते हैं, मैं वही बता रहा हूँ जो ज़रूरी है। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है?
पटना की और सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा की। ठीक है। और सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है? जहाँ जगह भी कम हो, जनसंख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो घनत्व तो बढ़ ही जाएगा। तो घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? शिवहर में है, 1880 है 1 वर्ग किलोमीटर में। और कैमूर में 488 है 1 वर्ग किलोमीटर में। न्यूनतम जनसंख्या का घनत्व कहाँ है? कैमूर में। ठीक है। सबसे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर, ये सब इम्पोर्टेंट है। रोहतास, सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ है? पुरुषों की रोहतास में। और पुरुषों की सबसे कम साक्षरता पूर्णिया में है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में भी रोहतास है सबसे अधिक। ये याद रखना है, इसमें तो आसानी से याद रह पाएगा ये दोनों रोहतास। इधर थोड़ा सा ध्यान रखना है। पुरुषों में सबसे कम पूर्णिया, सबसे कम सहरसा। ठीक है, चलिए। और सर्वाधिक लिंगानुपात की बात की जाए, ये कुछ क्वेश्चन पूछ भी चुका है, गोपालगंज। न्यूनतम लिंगानुपात, ये भी इम्पोर्टेंट है, मुंगेर। ठीक। सर्वाधिक नगरीकरण पटना, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। सबसे कम नगरीकरण जो हुआ है, शहरीकरण, वो 3.46 समस्तीपुर की। ठीक है। बिहार में कुल जिले कितने हैं? 38 जिले हैं। सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल के अनुसार, और पटना जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार आप ज़्यादा मतलब ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। सबसे छोटा जिला शिवहर है, इम्पोर्टेंट है। और शेखपुरा जो है सबसे छोटा है जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, लेकिन शिवहर क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है। प्रमंडल 9 हैं, नाम देख लीजिएगा, और अनुमंडल 101 हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सीमाओं की बात की जाए तो मैंने काफ़ी अच्छे से मैप में बताया है, लेकिन इसमें बस आप देख लीजिए, नाम देख लीजिए। नेपाल से जो सटे हुए जिला हैं, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। ठीक है। उत्तर प्रदेश से जो लगे हुए जिला हैं, रोहतास है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। पश्चिम बंगाल से बात की जाए तो कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज है। और झारखंड से बात की जाए तो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर तथा कटिहार है। ठीक है। सिंचाई की बात की जाए तो सबसे बड़ी नदी गंगा है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। कुल सिंचित क्षेत्र ये है 57.57%। और सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो अपने यहाँ है, गंडक परियोजना, ये ध्यान रख सकते हैं। और आगे ध्यान रखने वाली जो बात है ये है कि सबसे अधिक जो सिंचाई होती है किस माध्यम से? तो नलकूप के माध्यम से। ठीक। ओह, लोकसभा में सीटों की संख्या सबको पता ही होगा, 40 है। रिजर्व सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए 6 हैं। और कुल सीटें कितनी हैं राज्यसभा में? 16 हैं। ये राज्यसभा का हो गया। आगे विधायिका में बात की जाए तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 243 है। और विधान परिषद में 75 है, 75। हाँ, इसमें 200, इसमें 38 जो है ना, 38 आरक्षित सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए। ओके, ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं। बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 729 है। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई ये है। बिहार में, बंगाल से, हाँ, बिहार जब अलग कर दिया गया था, बिहार एवं उड़ीसा का गठन किया गया था। बिहार को अलग किया गया था उड़ीसा के साथ। उड़ीसा और बिहार साथ में अलग हुए थे। तो कब हुए था? 22 मार्च को 1912 को। इसी दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम राज्यपाल जो थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। और विधान परिषद काउंसिल का भवन जो बना था 1920 में बना था। ये याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में पहली बार सरकार गठित हुई थी 20 जुलाई 1937 को। ठीक है। हाँ, देख लीजिए, यहाँ भी मैप से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हालांकि ऊपर देख लिया है हमने कि वो नेपाल से लगे हुए ज़िले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ऐसे। ठीक है ना। ऐसे मैप में आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी देख लीजिए, ये मैप से पता भी चल रहा है कि शिवहर जो है ना सबसे छोटा ज़िला है। ठीक। पश्चिमी चंपारण बड़ा ज़िला है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भी ज़िला है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। न्यूनतम साक्षरता वाला ज़िला जो है पूर्णिया है पुरुषों में। सर्वाधिक वाला कहाँ गया? रोहतास है, महिला और पुरुषों दोनों में। ठीक है। सबसे कम घनत्व यहाँ पर है 488। देख लीजिए, क्षेत्रफल बड़ा है, जनसंख्या कम होगी। यहाँ पर क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज़्यादा, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार तो घनत्व बढ़ गया है। शेखपुरा है यहाँ पर जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या वाला ज़िला है। सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर, गोपालगंज सबसे ज़्यादा लिंगानुपात। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, मैप में आप देखने की आदत डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है।
इतिहास की बात की जाए तो ये भी मैंने बताया, वीडियो बनाया है इस पर, बट चलिए देख लीजिए। खाली आपको जान लेना है पूरा पाषाण, पूरा का पाषाण काल के अवशेष जो मिले कहाँ कहाँ से मिले हैं, मुंगेर, नालंदा, वाल्मीकि नगर, इतना ही ध्यान में रखना है आपको। नवपाषाण, ताम्रपाषाण, चिरान, चेचर, ये सब इम्पोर्टेंट नाम है। चिरान चेचर, चिरान चेचर, ताम्रपाषाण के जो अवशेष हैं वो भी मिले हैं चिरान चेचर से। ठीक है ना, हल्का फुल्का ये नाम ऊपर ऊपर से ध्यान रख लीजिए, ऑप्शन देकर याद आ जाएगा, एग्जाम में पूछा हुआ भी है। ताम्रपाषाण युग के अवशेष जो मिले हैं कहाँ से मिले हैं, तो सोनपुर, मनेर, चिरान, चेचर। ठीक है ना, तो ये सब नाम हल्का फुल्का भी ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम में देखकर ऑप्शन याद आ जाएगा ये सब। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थित महाजनपद, कितने महाजनपद यहाँ पर थे वो देख लेना है अभी। टोटल 16 महाजनपद थे। बिहार में पहले महाजनपद की बात की जाए तो ये है अंग, वज्जी संघ है, मगध है। अंग की बात की जाए तो अंग की राजधानी चंपा थी, और अभी की जो स्थिति की बात की जाए अंग कहाँ है, वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो आधुनिक जो भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र है ना वो अंग है। ठीक है, वज्जी संघ की राजधानी तो वैसे वैशाली थी, लेकिन वज्जी संघ में कौन कौन से संघ आते थे वो देख लीजिए। वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, भोग, कुरु, इक्ष्वाकु। ई ऑप्शन वाले में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वज्जी संघ में कौन कौन से जिले आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर यही हो जाए, इसमें 2-3 संघ का नाम दे दे तो। ठीक है, तो आप हल्का फुल्का भी नाम ध्यान में रखेंगे तो ऑप्शन देकर चीज़ें याद आ जाएंगी। मगध की बात की जाए तो मगध के संस्थापक बृहद्रथ थे। प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी, और बाद की राजधानी पाटलिपुत्र कैसे हुई ये हम देखेंगे आगे, अभी वेट कीजिए। ठीक है, हाँ, तो मगध साम्राज्य की बात की जाए, मगध साम्राज्य की, तो इसमें सबसे पहले वंश की बात की जाए तो वो अपना वंश हर्यक वंश। ठीक है ना, हर्यक वंश के संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक कौन थे, बिंबिसार, वास्तविक संस्थापक। ठीक है ना, वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो इसका संस्थापक कौन है, बिंबिसार। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि संस्थापक कौन है। और राजवैद की बात की जाए, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ना है तो। इसके बाद राजवैद की बात की जाए तो इनके शासनकाल में इनका जो राजवैद था कौन था, जीवक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नाम है। ठीक, उपाधि ध्यान में रख सकते हैं, श्रेणीय, सेना में पहली बार हाथियों का प्रयोग। ठीक है, ओके। उसके बाद बिंबिसार का जो पुत्र आता है अजात शत्रु, तो अजात शत्रु को आप क्या ध्यान रखेंगे भाई, इसमें सबसे जरूरी जो चीज़ है वो ध्यान रखिएगा कि अजात शत्रु का अलग एक अन्य नाम क्या है, कुणिक है, बौद्ध धर्म का अनुयायी था वो, और पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। ठीक है ना, ठीक, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, फिर ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं, मैं वही बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अजातशत्रु का पुत्र आता है उदयन, उदयन की बात की जाए तो यही पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। पाटलिपुत्र की स्थापना की बात आती है तो उदयन की बात आती है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ठीक, इसी ने राजधानी को राजगृह से कहाँ पर स्थानांतरित किया था, पाटलिपुत्र में, राजधानी की बात की जाए पाटलिपुत्र की तो। ठीक है, उत्तराधिकारी तो ये सब अनिरुद्ध, मुंडक। हाँ, नाग दशक जो था ना, हर्यक वंश का अंतिम शासक था, तो ये एक नाम ध्यान में रख सकते हैं कि अंतिम शासक कौन था हर्यक वंश का, नाग दशक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट की बात की जाए, हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है भाई, उसका संस्थापक है शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग है जो कि नाग दशक का अमात्य और राज्यपाल था। ठीक है ना, हर्यक वंश का जो नाग दशक था उसी का ये शिशुनाग। इसने शिशुनाग ने राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली कर दिया था। आप महत्वपूर्ण ये है कि याद रखिएगा कि संस्थापक जो है ना वो शिशुनाग है, किसका, शिशुनाग वंश का, वो तो नाम से भी पता चल रहा है हालांकि। ठीक है, और उसके बाद आता है कालाशोक, नाग दशक का पुत्र, जिसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी ना कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। ये तो बौद्ध संगीति जब हम देखेंगे तो उसमें भी देख सकते हैं। और जो इसका अंतिम शासक था ना शिशुनाग वंश का, वो नंदीवर्धन। तो संस्थापक और अंतिम शासक आपको ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है, बाकी चीज़ें जो जरूरी है वो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, फिर आता है नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद। ठीक है, उपाधि की बात की जाए तो
महापद्मनंद के जो नाम है अलग अलग, सर्व शत्रांतक, उग्रसेन, विकराट, तो ये कुछ नाम है, बस हल्का फुल्का देख सकते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा इस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, उग्रसेन, विकराट, सर्व शत्रांतक, बाकी चीज़ें आप ऐसे ही हल्का फुल्का देख लीजिए, ठीक है ना। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो इसमें जो शासक है, अंतिम शासक जो आपको ध्यान में रखना है वो कौन है, धनानंद। ये ध्यान में रखना है, नंद वंश का, ठीक है। अंतिम शासक जिसका और नाम क्या था, अग्रमीज था, अग्रसैन्य था, जैंद्रमीज, ये ध्यान रखिएगा, अग्रमीज अग्रसैन्य, ठीक है। सेनापति भद्रसाल था, और मंत्री शकटाल, सिकंदर का समकालीन था, ये ध्यान में रखा जा सकता है। फिर आता है मौर्य वंश, ये इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश की बात की जाए तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है, मंत्री चाणक्य सबको पता है, अन्य नाम से एंड्रोकोट्स, ये ध्यान में रख लेना है, ठीक है। मृत्यु जो होती है चंद्रगुप्त मौर्य की वो श्रवणबाल बेलगोला में होती है, और राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का नाम ये पॉलीब्रोथा बोला है यूनानी में। हाँ, सेल्यूकस चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में जो युद्ध होता है वो कहाँ पर होता है ये जान लीजिए, सिंधु नदी के किनारे होता है। परिणाम ये होता है कि चंद्रगुप्त विजयी होता है, और सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह हो जाता है चंद्रगुप्त से, और मेगास्थनीज जो है वो भारत आता है। वो किसका राजदूत होता है, सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा बस। और उसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, बिंबिसार और बिंदुसार में डिफरेंस है। बिंदुसार ये मौर्य वंश का है, पिता चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो बता ही दिया मैंने, मंत्री चाणक्य ही है। बिंदुसार का और नाम क्या है ये ध्यान में रख सकते हैं, बिंदुसार का और नाम है अमित्रचेट्स, अमित्रघात, बस इससे ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है। बिंदुसार का और नाम में बस यही है। उसके बाद बिंदुसार का जो पुत्र आता है अशोक, अशोक के पिता वही बिंदुसार, बता दिया मैंने। माता सुभद्रांगी, पुत्र में अब पुत्री याद रखिए, संघमित्रा, चारुमती। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, अशोक के नाम जो है ना, अशोक के नाम में सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रियदसी, अशोक का एक और नाम है प्रियदसी, ये ध्यान में रखिएगा, देवनाम प्रियदसी, ठीक है। और अशोक का जो अशोक नाम मिलता है वो किस अभिलेख से, मास्की गुर्जरा से, ये इम्पोर्टेंट है, मास्की गुर्जरा, ठीक है। अशोक के अभिलेख के खोजकर्ता की बात की जाए, सबसे पहले जो पढ़ा था वे अशोक के अभिलेख को, तो वो पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अशोक के अभिलेख किस किस लिपि में मिले हैं ये ध्यान रख सकते हैं, अरामाइक में, खरष्टी में, ब्राह्मी में, ठीक है। जगह का नाम याद रख सकते हैं, देख लीजिए, अरामाइक, तक्षशिला से इसके अवशेष मिलते हैं, लगमान तक्षशिला से, सभाजगढ़ी, मनसेहरा, खरोष्टी के, ठीक है ना, ये सारी बातें। बिहार में स्थित अशोक के अभिलेख में सासाराम में लघु शिलालेख है, और स्तंभ लेख की बात की जाए तो लौरिया नंदनगढ़ पश्चिम चंपारण में है, और लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में है। लौरिया नंदनगढ़ अरेराज, ठीक है, और रामपुरवा भी है पश्चिमी चंपारण में, ठीक है ना। बराबर की पहाड़ी गया में है, ठीक। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। शुंग वंश की बात की जाए, उसके बाद शुंग वंश की बात की जाए, शुंग वंश का संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग है कुल शासक, ये सब अंतिम शासक देवभूति, याद रखिएगा, अंतिम शासक कौन था, देवभूति, और संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। कर्ण वंश की बात की जाए तो कर्ण वंश का संस्थापक कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव, और अंतिम शासक सुशर्मा, ठीक है, सुशर्मा।
ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रख सकते हैं। बिंदुसार के दरबार में रहने वाला आजीवक भविष्यवक्ता कौन था? तो पिंगलवत्स। अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी पिंगलवत्स ने की थी। बिंदुसार द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मांगी गई वस्तुएं क्या थी? अंगूर, मदिरा, सूखी अंजीर, एक दार्शनिक। ठीक है ना। चंद्रगुप्त के साथ श्रवण बेलगोला जाने वाला जैन आचार्य कौन? भद्रबाहु। और प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद किसकी थी? बिंदुसार की। बिंदुसार के प्रमुख पुत्र सुसीम और अशोक। सबसे छोटा अशोक, सबसे बड़ा सुसीम। ठीक है ना। चलिए, पाल वंश की बात की जाए, पाल वंश युगीन बिहार की बात की जाए, मगध साम्राज्य तो हो गया। तो पाल वंश की बात की जाए तो देखिए, संस्थापक की बात की जाए तो गोपाल आपको ध्यान में रखना है, जरूरी है ध्यान में रखना। गोपाल ने ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। गोपाल ने उदंतपुरी, और धर्मपाल ने विक्रमशिला और सोमपुर विहार। ठीक है ना। विक्रमशिला जो कि भागलपुर में है। देवपाल। ठीक है। उसके बाद आपको देख लेना है, ओ सॉरी, ओह, सेन वंश। तो सेन वंश का संस्थापक आपको ध्यान में रखना है सामंत सेन, और अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। बस। कर्नाट वंश में नान्यदेव संस्थापक, और प्रमुख शासक सॉरी अंतिम शासक आपको जो ध्यान में रख लेना हो हरि सिंह देव। ठीक है ना। हरि सिंह देव। कुछ और बातें देख सकते हैं, तो ये बातें मैं बता चुका हूँ। पाल वंश का अंतिम शासक, ओ पाल वंश का अंतिम शासक मैंने नहीं बताया था क्या? वो ध्यान रख लीजिएगा, रामपाल। ठीक है। और कवि शोंडल द्वारा उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी गई थी किसको? धर्मपाल को। और उदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे है? पंचानन नदी। ये चीज़ें देख सकते हैं आप। बौद्ध बिहार जैन बौद्ध में बौद्ध एवं जैन, सॉरी, बिहार में बौद्ध एवं जैन धर्म। तो जो बिहार से संबंधित तीर्थंकर हैं वो नाम देख लीजिए। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ, बिहार से रिलेटेड। 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य, जन्मभूमि चंपापुरी। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, मिथिला जन्मभूमि है। सुब्रतनाथ 20वें तीर्थंकर है, जन्मभूमि राजगिरी। और 21वें तीर्थंकर नमीनाथ, जन्मभूमि मिथिला। ठीक है ना। महावीर और बिहार की बात की जाए तो देखिए, महावीर की बात की जाए 24वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। तो इनका जन्म वैशाली में हुआ। कैवल्य की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई। ठीक है ना। जृम्भिक गांव में, साल वृक्ष के नीचे। और पहला उपदेश जो दिया था राजगीर में, बराकर नदी के तट पर। ठीक है ना। और निर्माण की प्राप्ति उनको कहाँ होती है? पावापुरी राजगिरी के समीप। ठीक है। ये ध्यान रख सकते हैं, बिहार में निर्माण प्राप्त करने वाले तीर्थंकरों की संख्या 2 है। एक तो महावीर और एक वसुपूज्य। इनको चंपा में निर्माण की प्राप्ति होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, जैन संगीतियों की बात की जाए तो जैन संगीति की प्रथम संगीति हुई थी, जैन धर्म की प्रथम संगीति हुई थी 310 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? पटना में हुई थी। और स्थूलभद्र ने अध्यक्षता की थी। ठीक है ना। और दूसरे संगीति की बात की जाए तो वल्लभी गुजरात में हुई थी। अध्यक्षता देवाधिधर्मणी क्षमाश्रमण ने की थी। कब? 512 ईस्वी में। और ग्रंथों का संकलन किया गया था इसमें। परिणाम मतलब ये ध्यान रखिएगा, द्वितीय बौद्ध जैन संगीति में। और प्रथम बौद्ध संगीति का जो परिणाम था ना, वो जो लुप्त ग्रंथ थे उनका संकलन कर दिया गया था। और श्वेतांबर और दिगंबर 2 गुटों में बट गया था जैन धर्म। ठीक है। बौद्ध धर्म इस पर मैंने ट्रिक भी बनाया है, काफ़ी अच्छा। पहली संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ कि ये ध्यान रखिएगा कि अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्थान राजगिरी। नेक्स्ट, दूसरी बौद्ध संगीति की बात की जाए तो ये वैशाली में हुई थी, सुबुकामी की अध्यक्षता में, कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी की बात की जाए तो अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने की थी, शासनकाल अशोक का था। ठीक है। और स्थान पाटलिपुत्र। चौथी बौद्ध संगीति इंपॉर्टेंट है, कुंडल वन में हुई थी, शासक कनिष्क था। ठीक है। हीनयान महायान में बट गया था यहाँ पर, अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी।
ठीक है। बिहार में स्थित महाबौद्ध विहार कुम्भरार महाविहार है जो कि पटना में है, ये याद रख सकते हैं। तिलक महाविहार ये नालंदा के समीप तिल्लास गांव में है, नालंदा याद रख सकते हैं, ठीक है ना। लौरिया नंदनगन महाविहार ये पश्चिम चंपारण में है। ठीक, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं उस पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, बिहार में स्थित प्राचीन विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं अभी तो। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। उदंतपुरी की बात की जाए तो इसके संस्थापक, नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त, इसके संस्थापक पाल वंश का कौन शासक? गोपाल, ये संस्थापक भी हैं पाल वंश का, तो गोपाल ने इसकी स्थापना की, उदंतपुरी की। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी। ये आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, उदंतपुरी, विक्रमशिला, नालंदा। ठीक, नेक्स्ट मध्यकालीन बिहार की बात की जाए तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है 12वीं सदी के अंतिम अंत में, जिसमें बख्तियार खिलजी ने किसको नष्ट किया? ये ध्यान रखना है कि इसको नष्ट किसने किया? बख्तियार खिलजी ने, नालंदा, विक्रमशिला और उदंतपुरी विश्वविद्यालय को, ठीक है। स्रोत की बात की जाए तबाकते नासरी है, और उस समय का समकालीन बिहारी शासक, खाली आप ऐसे ही पढ़ लीजिए, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑप्शन देख के भी याद आ जाए। गोविंद पाल था, इंद्रधुन उत्तर बिहार का कर्नाटक वंशीय शासक, और नरसिंह देव, ठीक है ना। चेरो वंश की बात की जाए तो चेरो वंश में आपको जो ध्यान में रखना है, तो पाल वंश का जो पतन होता है उसके बाद जिसका उदय होता है वो चेरो वंश है। पाल वंश के पतन के बाद इनका उदय होता है, ठीक है ना। महान शासक जो था मेदिनी राय था, ये नाम ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर नुहानी राजवंश, संस्थापक जो था दरिया खान नुहानी, जिसका नुहानी राजवंश का अंत कौन करता है? शेर शाह सूरी, ठीक है। फिर सल्तनत काल में बिहार की बात की जाए तो इल्तुतमिश के काल में इल्तुतमिश आक्रमण करता है 1225 ईस्वी में, बिहार पर आक्रमण करता है, ठीक है, और बिहार शरीफ एवं लखनौती पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद बलबन की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें नहीं दिख रही हैं। खिलजी वंश के समय बिहार की बात की जाए तो उस समय बंगाल के शासक रुकनुद्दीन कैकाउस का आधिपत्य था। दरभंगा के राजा शक्र सिंह द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति शेख मोहम्मद बिन इस्माइल पर विजय, और ये चीज़ आप ध्यान नहीं रखेंगे तब भी चलेगा। तुगलक वंश में तिरहुत टकसाल की स्थापना होती है, तिरहुत में होती है टकसाल की स्थापना, ये देख सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक के, गयासुद्दीन तुगलक के काल में, और फिरोज शाह तुगलक के काल में जामा मस्जिद का निर्माण होता है, किसमें? दरभंगा में, और तिरहुत में बैरनवार में। नहीं, इतना आप देख लीजिए बस, ना भी देखते हैं तो चलेगा, इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्का फुल्का लगता है कि हाँ ये एग्जाम में आ सकता है, तो उसको बस देख लीजिए हल्का सा, ऑप्शन देकर बातें याद आ जाती हैं, ठीक है। मुगलकालीन बिहार, प्रथम मुगल सूबेदार खानम मुनीम अकबर हाजीपुर दुर्ग पर विजय करता है 1574 ईस्वी में। नहीं, इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। जहांगीर, फारुखशियर, अजीमाबाद पटना में फारुखशियर में राज्याभिषेक होता है, फारुखशियर का अजीमाबाद पटना में राज्याभिषेक, ये ध्यान रख सकते हैं। बिहार में प्रमुख मुगल सूबेदार अकबर काल में कौन था? सुजात खान, मिर्जा अजीब कोका। जहांगीर के काल में अफजल खान, शहजादा परवेज। शाहजहां के काल में खान आलम, शाइस्ता खान। औरंगजेब के काल में शहजादा अजीम। शेर शाह सूरी, ये इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। बचपन का नाम शेर शाह सूरी फरीद, पिता हसन खान जहांगीर के सासाराम के जागीरदार थे।
उपाधि शेर खान को कौन सी मिली थी? शेर खान की, शेर शाह को, हजरत आला, ठीक है ना। 2 युद्ध लड़ा गया था हुमायूं के साथ, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध, दोनों में शेर शाह सूरी विजयी रहा था। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद मध्यकालीन अभिलेख की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें छोड़ सकते हैं आप। यूरोपियों का बिहार में जो आगमन होता है सबसे पहले देखें तो वो कौन है? पुर्तगाल। पुर्तगालियों की बात की जाए तो सबसे पहले इनका आगमन होता है। इनका व्यापारिक जो केंद्र है वो होता है हुगली, जो कि बंगाल में है। इनका व्यापार किसका होता है? शोरा का व्यापार करते हैं ये। फिर डच की बात की जाए तो इनकी पहली फैक्ट्री 1632 ईस्वी में लगती है पटना में, ठीक है। ये किस इकाई का व्यापार करते हैं? सूती वस्त्र, अफीम, नील, ठीक है ना। डेट याद रखिएगा। हाँ, अंग्रेज़ों की बात की जाए तो ये पहली अपनी फैक्ट्री 1620 ईस्वी में स्थापित करते हैं पटना में, याद रखना है आपको। पटना में गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में, और अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल और पीटर मुंडी होते हैं। चार्ल्स फ्रांसिस एंड ग्रांड पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट हैं 1865 ईस्वी के। आधुनिक बिहार के इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रमुख विद्रोहों में। नूनिया विद्रोह, जो कि 1770 से 1800 ईस्वी के बीच में होता है। क्षेत्र होता है तिरहुत, हाजीपुर, सारण, पूर्णिया का। आप ये ध्यान में रखिएगा, और ये ध्यान में रखिएगा कि कारण क्या था? शोरा का व्यापार, ठीक है ना। और किस समुदाय के द्वारा? नूनिया समुदाय के द्वारा। तमाड़ विद्रोह होता है 1789 से 1832 ईस्वी में। ये भी मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है वीडियो में। क्षेत्र होता है छोटा नागपुर। उराव जनजाति द्वारा ये विद्रोह किया जाता है। कारण होता है जमींदारों का विरोध। जमींदारों का विरोध कर रहे होते हैं। नेतृत्व करता है, याद रखना है आपको। विष्णु मुंडा, नौजी मुंडा, ठीक है। ओ सॉरी, ठीक है। वहाबी आंदोलन की बात की जाए, ठीक, तो वहाबी आंदोलन भारत में जो संस्थापक था वो कौन था? सैयद अहमद बरेलवी। प्रवर्तक जो था वो अरब का, वो मोहम्मद अब्दुल वहाब था, प्रवर्तक था जिसने शुरू किया था। और भारत में संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। बिहार की बात की जाए तो प्रमुख केंद्र पटना था, जिसमें प्रमुख नेता कौन थे? विलायत अली, इनायत अली, ये ध्यान में रखना है। विलायत अली, इनायत अली। और ये शाह मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन, ये दोनों, विलायत अली, इनायत अली, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। ठीक ना। लोटा विद्रोह की बात की जाए तो 1856 ईस्वी में होते हैं। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर जेल में। कारण क्या होता है? जेल में पीतल की जगह मिट्टी का लोटा देना। मिट्टी का लोटा दिया जाता है पीतल की जगह जेल में कैदियों को, यहाँ के। पहाड़िया विद्रोह की बात की जाए तो 1772 से 1780 ईस्वी में होती है। स्थान संथाल परगना। नेतृत्व करता जो थे, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब नेतृत्व करता, कोई भी विद्रोह है ना उसका नेतृत्व करता, आप देखिए इंपॉर्टेंट में अगर बात की जाए तो, ठीक। क्षेत्र, अगर जो इंपॉर्टेंट विद्रोह है ना, जैसे संथाल विद्रोह है, मुंडा विद्रोह है, तो ये इसमें क्षेत्र भी याद रख सकते हैं। बट बाकी जो विद्रोह हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, उसमें वो नाम याद रख लीजिए विद्रोह का, और उसके नेतृत्वकर्ता याद रख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है तो कारण याद रख लीजिए, ठीक है ना। ठीक। ताना भगत विद्रोह की बात की जाए, आंदोलन की बात की जाए तो नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, ये याद रख लीजिए, 1914 ईस्वी में, ठीक है। कोल विद्रोह की बात की जाए तो 1831-32, डेट याद रखिए, 1831-32। क्षेत्र छोटा नागपुर पठार। कारण चावल की शराब पर उत्पादन, ये पढ़ सकते हैं आप। नेतृत्वकर्ता याद रख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट है बुद्धू भगत और गंगा नारायण, ये इंपॉर्टेंट है, बुद्धू भगत सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। संथाल विद्रोह, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मेंस में भी आता है। क्षेत्र दामिने को, ये याद रखेंगे। कारण दिकुओं का शोषण, सीधो कान्हो, चांद भैरव, ये सब नाम इंपॉर्टेंट है नेतृत्वकर्ता में उस समय का, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे क्योंकि ये मेंस में भी आता है, ठीक है ना। हाँ, डेट जरूर याद रखिएगा, 1855-56। 1857 की क्रांति जो होती है वो कहाँ? 1857 की क्रांति की बात की जाए तो सबसे पहले जो विद्रोह की शुरुआत रोहिणी में होती है। स्थान जो है रोहिणी देवघर जिला है, जो कि वर्तमान झारखंड में है। समय है 12 जून 1857, ठीक है। ये देखिए, ये सब फैक्ट्स हैं, आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी ध्यान रख लीजिए तो काम ही आ जाएगा, ठीक है ना। अंग्रेज अधिकारी कौन था? रोहिणी विद्रोह की बात की जाए तो विलियम पटना कमिश्नर था। मेजर जनरल लॉयड दानापुर सैन्य मुख्यालय का प्रमुख था, ठीक है ना।
पटना में जो विद्रोह होता है वो 3 जुलाई 1857 को शुरू हुआ। अंग्रेज अधिकारी उस समय टेलर था, पटना का कमिश्नर, और नेतृत्वकर्ता किसने की थी? पीर अली ने। इम्पोर्टेंट है पटना में। अब आते हैं वो अभी का जो और जगदीशपुर की बात की जाए तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था वहाँ से। पटना में किसने किया था? पीर अली ने। यहाँ से जगदीशपुर ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। जगदीशपुर पे कभी नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, 1857 की क्रांति। मुंडा विद्रोह की बात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से भी। बिरसा मुंडा ने 1899-1900 में, अन्य नाम उलगुलान, इस मुंडा विद्रोह का जो अन्य नाम। और कारण में आप सामूहिक खेती की परंपरा का दिकों द्वारा अतिक्रमण ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है ना। यार ये बार बार वेट 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 जस्ट वेट वेट हाँ वेट भाई। तो बिहार में किसान आंदोलन हुआ हो, ये भी ध्यान में रखना है आपको। चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है महात्मा गांधी के नेतृत्व में। महात्मा गांधी को बुलाया किसने था? भाई राजकुमार शुक्ल ने 1916 के अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने बात की थी महात्मा गांधी से, तो ये आए थे, ठीक है ना। ठीक है, कि कारण क्या था 1957 के चंपारण सत्याग्रह का? तीनकटिया प्रथा का विरोध, ठीक है। ओके, किसान सभा 1922-23 में किसान सभा की स्थापना की जाती है। स्थान क्या है, कहाँ पर? मुंगेर में। अध्यक्ष शाह मोहम्मद, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह। अध्यक्ष याद रखिए, सचिव पढ़ लीजिएगा मन करे तो। बिहार में प्रांतीय किसान सभा की बात की जाए तो 1929 डेट याद रखिएगा। स्थान है सोनपुर मेला, और बहुत इंपॉर्टेंट सहजानंद सरस्वती, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अध्यक्षता बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। बिहार प्रांतीय किसान सभा के सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए हैं? पहला सम्मेलन तो देख लिया हमने सोनपुर में, अध्यक्षता सहजानंद सरस्वती 1929 में, ये याद रखना ही है आपको। दूसरी की जाए बात, ये तो जरूर याद रखिएगा, दूसरी याद रहे या ना रहे, वर्ष 1934, स्थान गया पुरुषोत्तम दास टंडन, पूछा तो नहीं गया है बट देख लीजिएगा। तीसरा सम्मेलन जो होता है 1935 में हाजीपुर में, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा अध्यक्षता की जाती है, ठीक है ना। बिहार के जो प्रमुख क्रांतिकारी हुए उसमें देख लीजिए आप। बाबूजी ठाकुर 10, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा, और द मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। सचिंद्र नाथ सान्याल की बात की जाए तो पटना में अनुशीलन समिति की जो शाखा की स्थापना की जाती है सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और बनारस षड्यंत्र केस के तहत काला पानी की सजा सचिंद्र सान्याल को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे आप। इसी टाइम में वो बंदी जीवन नाम का पुस्तक लिखते हैं, बंदी जीवन पुस्तक का नाम है सचिंद्र सान्याल, इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। सचिंद्र सान्याल से रिलेटेड जो भी बातें हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं, वैकुंठ शुक्ल, हाजीपुर क्रांतिकारी फणीश्वर नाथ घोष, हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधि फणींद्र घोष, लाहौर षड्यंत्र के गवाह। मैं वो चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। मुजफ्फरपुर बम कांड, ये ध्यान रखेंगे आप, मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल, इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये है ना कि अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आप ध्यान में रखते हैं तो आराम से 100 क्वेश्चंस कर पाएंगे, आराम से 100 क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे, मतलब कि जो आप अच्छे से जानते हो। बाकी करंट अफेयर्स आपका तैयार है तो आसानी से सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पर फोकस कीजिए, बाकी जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं जो लगता है इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, ऑप्शन देखे याद आ जाएगा वो सब। हाँ, तो मुजफ्फरपुर बम कांड के जो दोषी 1908 में ये होता है 30 अप्रैल 1908 को, और जो अभियुक्त होते हैं, दोषी पाए जाते हैं खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे। अंग्रेज जो जज था उसको मारने की कोशिश, किंग्सफोर्ड को, ठीक है ना, जिसमें मृत्यु हो जाती है अंग्रेज वकील कैनेडी की पत्नी व पुत्री की गलती से, ठीक है। परिणाम इन प्रफुल्ल चाकी तो आत्महत्या कर लेते हैं, जबकि खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी जाती है। खुदीराम बोस के वकील कालिदास बसु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। बिहार में होम रूल, ये भी इम्पोर्टेंट है। बांकीपुर पटना में स्थापना कब, बिहार में होम रूल की स्थापना होती है 16 दिसंबर 1916 को, डेट याद रखेंगे। अध्यक्षता मजहरूल हक ने, ठीक है ना।
और मुजफ्फरपुर शाखा के संस्थापक जनकधारी प्रसाद, ये याद रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह अभी हमने देख ही लिया। महात्मा गांधी का वो प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध ये किया गया था। राजकुमार शुक्ल द्वारा आमंत्रण दिया गया था लखनऊ अधिवेशन में, मैं बता चुका हूँ। जो प्रमुख आंदोलनकारी थे इसमें राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, मजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद। ठीक है ना। चंपारण एग्रेरियन समिति की का गठन किया जाता है, जिसके गठनकर्ता कौन है? एडवर्ड अल्बर्ट गेट, याद रखेंगे आप। अध्यक्ष FG स्लाई, याद रखेंगे। सदस्य गांधी जी थे उसमें। ठीक है ना। कृत्यानंद सिंह से DJ रीड। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी, ये सब वो कब कैसे उनका आगमन होता है? आगमन होता है 10 अप्रैल 1917 को। ठीक। मोतिहारी में पहुंचते हैं 15 अप्रैल 1917 को। ये चीज़ आप अगर ध्यान में रखते हैं तो मेंस में भी यूज कर सकते हैं। बेतिया में 22 अप्रैल 1917 को। हजारीमल धर्मशाला में विश्राम करते हैं। चंपारण, देखिए प्रीलिम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये कि पूरा ये डेट याद रखें। ठीक ना। हाँ, चंपारण एग्रेरियन एक्ट याद रख सकते हैं, ये पारित हुआ था 1918 में। मोतिहारी आश्रम का शिलान्यास, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बिहार में असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो बिहार में असहयोग आंदोलन की बात की जाए तो 6 अप्रैल 1919 को बिहार में हड़ताल किया जाता है, शुरू किया जाता है। यहाँ पर महात्मा गांधी द्वारा बिहार में राष्ट्रीय महाविद्यालय व बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया जाता है। राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ का। प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन होता है 22 दिसंबर 1921 को, जिस दिन हड़ताल कर दिया जाता है इसी असहयोग आंदोलन के दौरान। जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें ध्यान रखने वाली, वो प्रमुख नेता थे शाह अहमद जुबैर, ये याद रखना है। मुंगेर से गुलाम इमाम गोरख प्रसाद। ठीक है ना। ये ऐसे नाम आप ध्यान में रखेंगे, ये ई ऑप्शन वाले में बड़ा पूछते हैं। बिहार में स्वराज दल का गठन किया जाता है, इसके अध्यक्ष कौन है? नारायण प्रसाद। स्वराज दल का गठन। इमारत शरिया फुलवारी का गठन, संस्थापक मौलाना सज्जाद। कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में, चित्तरंजन दास ने, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं बोलते जा रहा हूँ। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार होता है। तो ये चीज़ें आप पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो दांडी यात्रा में जो बिहार के प्रतिभागी थे वो याद आपको रखना है। गिरवरधारी चौधरी। ठीक है ना। कारो बाबू के नाम से इनको जानते हैं, मेंस में भी इनका नाम यूज कर सकते हैं। पटना में स्वदेशी संघ की स्थापना 1930 में होती है। सोडा से नमक बनाने पर बल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर। और सारण चंपारण से नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया जाता है, ये याद रख सकते हैं। ठीक है। प्रमुख नेता जो यहाँ से थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। मोतिहारी से वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात की जाए तो वहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। JB कृपलानी, विपिन बिहारी शर्मा। ठीक है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की जाए तो अध्यक्षता जो की गई थी वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। बिहार में के प्रथम जो व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो श्री कृष्ण सिंह थे, और बिहार के व्यक्तिगत द्वितीय सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, ये नाम बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे रिलेटेड बात आप ध्यान में रखेंगे। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो राजेंद्र कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तो राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हो जाती है आपको 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, बांकीपुर जेल से। बांकीपुर जेल याद रखिएगा, किस जेल से, किस जेल में इनको रखा जाता है? बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। महाधिवक्ता बलदेव सहाय द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण द्वारा आज़ाद दस्ते का गठन किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। जो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ पर गठन किया जाता है आज़ाद दस्ते का? राजविलास जंगल, जो कि नेपाल में है। हाँ, ये महिला चरखा क्लब द्वारा जुलूस निकाला जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? श्रीमती भगवती देवी, राजेंद्र प्रसाद की बहन है, ये याद रखेंगे। जयप्रकाश नारायण द्वारा ध्रुव दल की स्थापना की जाती है। ठीक है, ध्रुव दल। ठीक है, तो ये चीज़ें आप हल्का फुल्का देख लीजिए, जो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ।
जहाँ इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो वो इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है एग्जाम में। पटना सचिवालय गोलीकांड, इसको अब ध्यान में रखते हैं तो मेंस में भी को बहुत काम देगा, ठीक है ना। डेट याद रखिए 11 अगस्त 1942, ठीक है। उस समय गोलीकांड का जो अभियुक्त है जिसने गोली चलवाई थी, WG आर्चर जिलाधिकारी था वहाँ का पटना का, 7 छात्रों की मृत्यु हो जाती है। नाम याद रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा मेंस में भी और प्री में भी। नाम याद रखिए कि उमाकांत प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र सिंह, जगपति कुमार, सतीश प्रसाद झा, राम गोविंद सिंह, देवपत चौधरी, रामानंद सिंह। हो सकता है ई ऑप्शन वाले में आ जाए, 3-4 नाम ये दे दे, बोल दे कि कौन से जो हत्याकांड हुई थी ना यहाँ पर पटना सचिवालय गोलीकांड में, उसमें कौन कौन से शहीद हुए थे, कौन शहीद हुए थे, तो इसमें 3-4 नाम दे दे तो ये ऑप्शन ज़्यादा चांस है कि ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन इससे आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको देखा जाए तो परीक्षा की दृष्टि से कुछ और बातें, तो श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में बिहार में प्रांतीय सरकार का गठन हुआ था 2 जनवरी 1946 को। याद रखना जरूरी है श्री कृष्ण सिन्हा को, ठीक है ना। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 के संस्थापक श्री कृष्ण सिन्हा, ये देख भी चुके, सचिव थे, सॉरी ये सचिव थे, ये देखा था हमने शायद, बट चलिए यहाँ भी देख लीजिए। और राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम मुरली भरा हुआ, ठीक है। चलिए, तो सारी चीज़ों को हमने क्विक रिवीजन के पर्पस से देखा है, उन चीज़ों पर मैंने फोकस किया है जो एग्ज़ाम में आएगा, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हल्की फुल्की इंपॉर्टेंट हैं उनको भी आप देख लीजिएगा, ऑप्शन देख के चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।